नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू दिस न्यू पॉडकास्ट ऑफ द अनटोल्ड लाइफ स्टोरी। मैं सूर्यांश, आप सब तो मुझे जानते ही होंगे और आज के टाइम पे हम इस नए पॉडकास्ट को लेकर आपके पास आए हैं। आज के पॉडकास्ट में एक बहुत ही यूनिक पर्सनैलिटी हमारे साथ जुड़ी हैं जिन्होंने कई सारे इन्वायरमेंटल इशूज़ को अपने लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट टाइम समर्पित किया है। जी, हम बात कर रहे हैं मिस्टर गौरव वाजपेयी जी की, जिन्होंने कई सारे इन्वायरमेंट इशूज़ लाइक गौरैया बचाओ अभियान, ट्रीज का प्लांटेशन और साथ ही साथ विक्टिम्स के लिए टाइम बाउंड जस्टिस पे काम किया है। सर एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है। उनके साथ इस पॉडकास्ट से पहले जब मैंने बातचीत की तो इनके बारे में बहुत कुछ जाना, समझा और पता चला और बहुत ज़्यादा इनसे मैं कनेक्ट कर पाया। कनेक्ट करने का रीज़न ये था कि सर जो चीज़ों को लाइफ में फेस करके आए हैं, कहीं कहीं हद तक मैं भी उन चीज़ों को आज के टाइम पे फेस कर रहा हूँ। चाहे वो स्टडीज़ में रिलेटेड गैप इशूज़ की बात हो, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ मिले अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंसेस की बात हो, चाहे वो नेचर के साथ कनेक्शन हो, चाहे वो और भिन्न भिन्न प्रकार की बातें हों लाइक कनेक्शन विद गॉड, कनेक्शन विद स्पिरिचुअलिटी। आज के इस पॉडकास्ट में हम इन सब बातों पे बात किए हैं एंड आई वुड लव कि आप इस पॉडकास्ट को सुने और एंजॉय करें। So please listen this podcast till the end and enjoy yourself. Thank you. नमस्ते गौरव जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है सर यहाँ आके? बहुत अच्छा। आप सूर्यांश, आपकी टीम से मिला और आपसे भी बात हुई, बहुत अच्छा लगा मुझे जी। उम्मीद करते हैं कि आज जिस मकसद से हम लोग दोनों लोग आमने सामने हैं जी वो पूरा हो सकेगा। जी, विद अ गुड नेम ऑफ गॉड। चलिए पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। जी, सबसे पहले गौरव जी हम आपसे जानना चाहेंगे, प्लीज़ हमको थोड़ा सा इस बारे में बताइए कि गौरव जी आपका पास्ट कैसा रहा। पास्ट इन द सेंस आपकी वो कौन सी कुछ अनटोल्ड लाइफ स्टोरीज़ हैं जो आप आज शेयर करना चाहेंगे, जिनके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं, या आप चाहते हैं कि लोगों को वो चीज़ जाननी चाहिए कि वो लोगों को प्रेरणा देगी या आगे बढ़ने की मोटिवेशन देगी। देखिए, जैसा मैंने आपसे पहले भी बोला था कि लगभग सबका बचपन एक जैसा ही होता है। बच्चे तो बच्चे होते हैं जी, कुछ बहुत प्रॉस्पेरिटी में पनपते हैं, कुछ नॉर्मल एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेते हैं, उनका एनवायरनमेंट वैसा होता है जी, कुछ बहुत गुर्बत में जन्म लेते हैं जी। तो हम लोगों का जो है मिडिल क्लास वाला है जी। तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ में होती रहीं और एक बचपन से एक थोड़ा सा इस तरीके का स्वभाव था कि जो सब कर रहे होते थे मैं वो कर नहीं पाता था। मेरे सोचने का, काम को करने का तरीका अलग होता था। अब उसमें होता क्या है, यदि आपके पॉइंट को कोई समझ रहा है तो आपको अप्रिसिएशन मिलता है और आमतौर पे समझता नहीं कोई, क्योंकि वो जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं वो उसी को रिपीट होते हुए सब लोग देखना चाहते हैं जी। तो फिर कई बार उसमें क्या मेरे सामने रेजिस्टेंस खड़ा हो जाता था जी। चाहे वो फैमिली का हो, चाहे जो मेरे बुजुर्ग थे उनका हो। बट ठीक है, वो अपना एक नज़रिया होता है सबका, उनका अपना नज़रिया था, मेरा अपना नज़रिया था। तो बचपन तो भाई बहनों के बीच में ही रहा और हम लोग एक जॉइंट फैमिली से ताल्लुकात रखते थे तो उसमें हम लोग ने बहुत एंजॉय किया बचपन में। और उसके बाद एक जब आप थोड़े बड़े हो जाते हैं तो आपके जीवन में दोस्तों का बहुत प्रभाव हो जाता है, वही सब कुछ हो जाते हैं जी। क्योंकि धीरे से आप कहीं ना कहीं भाई बहनों के साथ एक थोड़ा समय बिता पाते हैं, ज़्यादा समय आप दोस्तों के साथ बिताते हैं तो उसमें खट्टे मीठे अनुभव होते हैं। तो वो भी एक कुछ खट्टे कुछ मीठे ठीक ठाक अनुभव रहे जिन्होंने ज़िंदगी को एक अलग सोचने का नज़रिया दिया। स्टडीज़ में जैसा मैंने आपको बताया था कि आई वॉज़ वेरी गुड, मतलब मुझे लगता है कि मैं समझने के स्तर पे बहुत अच्छा था, पर मेरा दुर्भाग्य था कि मुझे समझाने वाले लोग नहीं मिले। तो उसमें हुआ क्या कि ठीक है, हाई स्कूल 1998 में जब 81 लोग फेल हुए थे 100 में जी। तब मेरे 69% आए थे तो फर्स्ट डिवीजन थी तब तो बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया था। 19% रिजल्ट गया था। हाँ, 19% रिजल्ट गया था। 100 में 81 फेल हो गए थे यूपी बोर्ड में जी। और ऐसे ही इंटर में भी फर्स्ट डिवीजन थी, लेकिन फिर भी मैंने हमेशा ये महसूस किया कि जो पढ़ाने वाले थे वो मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं समझा पाए। तो फिर बच्चे जब बुरे बेचारे फंस जाते हैं और थोड़ा ठीक होते हैं तो फिर वो रट लेते हैं जी।
तो एक उस फेज से भी मैं गुजरा। तो मुझे लगता है आज भी यही बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि मैं बच्चों के साथ बहुत काम करता हूँ, तब मुझे महसूस होता है उन्हें समझाने वाले लोग नहीं, बोलने वाले बहुत हैं। उन्हें दिन में 3 बार बोला जाएगा, कई बार टॉन्ट मारी जाएगी, कई बार वो जलील भी हो जाएंगे, घर वाले एक दूसरे के सामने, वो बाहर से कोई आया उनके सामने। तो ये चीज कहीं ना कहीं बहुत गलत हो जाती है बच्चों के साथ, क्योंकि आप देखिए जैसी बॉटल होगी आपको उसके अंदर अगर कुछ फिल करना है तो उसी तरीके से फिल करना है जी। आप किसी कोल्ड ड्रिंक की बोतल में अगर आपको पानी डालना है तो आपके पानी डालने का तरीका अलग होगा, और किसी बकेट में अगर पानी आपको भरना है तो उसका तरीका बिल्कुल अलग होगा। होता क्या है कि जो भरने वाला है वो अपना एक तरीका जानता है। अब उसमें जो कोल्ड ड्रिंक की बेचारी बॉटल है वो बहुत कम पा पाती है, क्योंकि जिस तरीके से भरा गया उसमें जो बड़े बकेट हैं वो तो आसानी से भर जाते हैं, लेकिन जो बेचारी जिसको थोड़ा अटेंशन चाहिए वो अटेंशन नहीं पा पाता। और फिर क्या होता है, स्टडीज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि अगर 5th स्टैंडर्ड में जो आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ तो 6th स्टैंडर्ड में उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ही तो इमारत बनने वाली है, और बच्चे का बेचारे का 5th स्टैंडर्ड वाला ही नहीं क्लियर हो पाया है, तो 6th स्टैंडर्ड में वो थोड़ा सा और सफोकेटेड फील करेगा, 7th में और सफोकेटेड फील करेगा। एक स्थिति वो आएगी उसको लगेगा पढ़ाई से डर लगने लगेगा, उसको लगेगा पढ़ाई एक डर का विषय है कि ये मेरी जीवन की मजबूरी है जिसको मुझे बर्दाश्त करना है। लेकिन ईमानदारी से बात अगर हम देखें, जब मैं अपने बच्चे को पढ़ाता हूँ और हम उसको पढ़ाई कैसे खेल खेल में कराते हैं कि वो क्या क्या कर गुजर जाता है, तब मुझे महसूस होता है कि पढ़ाई पढ़ाने वाला अगर है, समझाने वाला है, एक कला तो है। वो आप कह सकते हो, तो वो इतना आसान हो जाता है कि उसको खेलने की जरूरत नहीं है, फिर वो उन्हीं स्टडीज में ही इंटरटेन करने लगता है। लेकिन जब वो एक बोझ बन जाती है तब उससे ज्यादा बुरा काम, और इसीलिए आप देखते हो कि बच्चे मुंह चुराते हैं, क्योंकि वो किताब के सामने बैठ तो रहे हैं बट वही है कि उससे वो रिसीव कुछ नहीं कर पा रहे। एक ऐसी पेन ड्राइव जो ना कुछ कॉपी कर पा रही है और ना जिसमें कुछ कॉपी हो पा रहा है, ना वो सिस्टम से कुछ ले पा रही है ना सिस्टम को कुछ दे पा रही है, तो आप क्या करोगे उस पेन ड्राइव को? तो टीचर और स्कूल्स उसको फिर कहते हैं ये बेकार है। लेकिन वो बच्चा बेकार नहीं होता, बहुत यूनिक है, उसको बस तरीका एक चाहिए। तो अगर मुझे लगता है वो एक जो टॉर्चर मैंने फेस किया है उससे मेरे मन में एक समझ आई है कि मुझे सिर्फ कहना नहीं है लोगों से, मुझे उन्हें अपनी बात को उनके तरीके से समझाना है। एंड दैट इज द रीजन आई बिकेम स्पीकर इन माय प्रोफेशन। आई बिकेम मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, आई डू कॉर्पोरेट ट्रेनिंग फॉर डिफरेंट कंपनीज। 2013 तक 14 तक तो खूब सारी करी है, बट उसके बाद से मेरे जीवन में इन्वायरमेंटल इश्यूज का पदार्पण हो गया और उसके बाद में इन्वायरमेंट का ज्यादा हो गया। और अब मुझे लगता है मेरे जीवन में मेरे लिए अगर कुछ करने को है तो सिर्फ एनवायरमेंट है, प्रकृति है, और उसी प्रकृति में मैं ईश्वर को ढूंढता हूँ। तो इन्वायरमेंट पे अपना चलता चला जा रहा है कि हम लोग काम कर रहे हैं अच्छे से, जो कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं। गौरव जी, जैसा अभी आपने कहा कि आपने एक बात मेंशन की कि मैं नेचर का हो गया, तो मैं आपसे एक छोटी सी चीज़ जानना चाहूँगा, बहुत मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है ये चीज़ आपसे पूछने के लिए कि ऐसे कौन से इंसिडेंट्स थे जिसकी वजह से आप नेचर की तरफ इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए, इसके बारे में प्लीज़ मुझे कुछ बताइए, मैं जानना चाहूँगा। एक्चुअली बचपन में मेरे घर में गाय थी, मुझे नहीं मालूम, मैं उस गाय को अपने जीवन में सबसे ज़्यादा प्यार करता था। मतलब मैं किसी को उतना नहीं प्यार करता था जितना मैं उसको प्यार करता था जी। एंड वो तब आई थी मेरे जीवन में जब शायद मैं 1st क्लास में पढ़ता होगा, अप्रोक्स जब मैं 7th या 8th में पढ़ रहा था तब वो मर गई थी। अच्छा। और मैं उसको याद करके मुझे लगता है मैं इंटर तक रोता रहा हूँ। जब भी मुझे उसकी याद आती मैं बहुत रोता था। कई बार ये भी हुआ कि एक तो वो एक फैक्टर था, इसी बीच मेरे घर के बाद एक बिच रहती थी, उसको सब भूरी भूरी कहते थे, तो हम लोग उसको खिलाते पिलाते बहुत थे, उसका ख्याल रखते थे, उसके बच्चे अच्छे हो जाते थे तो उनका बहुत ख्याल रखते थे। तो एक होता ना कि एक इमारत होती है वो पहली ईंट से शुरू होती है जी। कभी एक तो ईंट है ना जो सबसे पहली आई जी। तो ये वो पहली ईंटें हैं जिसने इंसान से जो एक ममता है या प्रेम है उसकी जगह इंसान का जो इन आत्माओं से जो प्रेम है, तो उस समय तो आत्मा वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता था, पर ये लगता था ये भी कितने प्यारे हैं। एक शेरू था हमारे घर के पास में ही, तो वो बहुत हमारे घर में आता था, खूब
खाता पीता था। एक बार मेरे एक दोस्त ने मुझको मतलब हंसी मजाक में ही मुझे मारने की कोशिश करी कि ये क्या कर लेगा, तो उसके ऊपर चढ़ बैठा। तब मुझे महसूस हुआ कि ये कितना समझते हैं, मतलब क्योंकि उसको तो नहीं मालूम कि ये सब नाटक हो रहा है। ठीक है, तो एक ये था। उसी दौरान मैंने अपने घर के आसपास, उस समय जब ये सन 2000 के आसपास का टाइम है, तब स्पैरोज बहुत थी। तो मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, चाचा नेहरू, तो उसके बगल में एक बिस्किट फैक्ट्री थी। तो वहां पर सैकड़ों स्पैरोज आती थी गेहूं खाने के लिए, क्योंकि वो गेहूं फैला के सुखाते थे। हाँ। उन्हीं स्पैरोज को मैंने कई बार उनके बच्चों को, अंडों को गिरते हुए देखा। मेरे घर में भी स्पैरोज के नेस्ट थे, जिन्हें मेरे घर में बहुत सारे लोगों ने हटा दिया, और मेरे सामने वो अंडे और बच्चे गिर के खत्म हो गए। तो मैंने उनको वहीं से कूड़े से फिर से उठाया और उनको फिर कहीं पे लगाया ताकि बर्ड्स उसमें आ जाएं। तो वो बेचारी आती रही, चिल्लाती रही, मतलब बच्चे मर गए। एक बार फिर ऐसे ही हुआ, तो मैंने 2 बच्चों को उसमें एक छोटा सा पिंजड़ा लाया, उसमें रखा। माँ बाप उसमें आते थे, उनको खिलाते थे। मुझे डर लगता था इसको चींटियां ना चुग जाए, तो मैं बहुत उनका ख्याल रखता था कि ये चिड़िया। और उस समय मेरी मतलब मैं 7th या 8th स्टैंडर्ड में रहा हूँगा। तो प्रकृति को संरक्षण करना शायद यहाँ से शुरू हुआ था। और फिर मैंने देखा कि किस तरीके से वो बच्चे को खिलाने आती, फिर मैंने दरवाजा खोल दिया, तो वो माँ बाप उसको अंदर पिंजड़े के अंदर जाके खिलाने लगे। एक दिन फिर मैंने देखा कि वो पिंजड़ा खाली, में बहुत परेशान हो गया। तो मैं भाग के पार्क में पहुंचा, जहाँ पर एक जगह से आवाजें आ रही थी। तो मैंने देखा वो 2 बच्चे उन्हीं छोटे वाले पेड़ों में बैठे चिल्ला रहे हैं और माँ बाप उनको खिला रहे हैं। तो मैं रोया बहुत था कि मतलब बच्चे चले गए। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुई, तो अच्छा हुआ, मैंने इसीलिए तो इन्हें बड़ा किया था, क्योंकि उस समय जो इस एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, उनको एक होता है जो पालनी, चिड़िया पालनी, तोता पालना। ठीक है, अब ईमानदारी की बात देखा जाए तो हम पालते तो है नहीं कभी, हम तो हमेशा उन्हें बंदी बनाते हैं, कैदी बनाते हैं। और वो कैद में रह के वो अपना नेचुरल काम ही नहीं कर पाता। नेचर ने जिस काम के लिए वो यंत्र विकसित किया है, नेचर ने हर चीज को किसी कार्य के लिए विकसित किया है। तो हमने क्या किया, हमने आकाश से पंछी खो दिए, हमने तोते पिंजड़े में डाल दिए। ये सब बातें मुझे महसूस होनी शुरू हुई। फिर मैंने जैसे बताया, तो फिर 2005 का समय आया, 8-10 के दौरान मैंने देखा कि मेरे घर से सारी बर्ड्स चली गई, मोहल्ले से बर्ड्स गायब हो गई। जो स्पैरोज सैकड़ों के झुंड में मेरे मोहल्ले में थी, घर के पास थी, वो 2, 4, 5, 10 के झुंड में दिखने लगी। तो फिर महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। लेकिन वही होते, प्रेरणा होती रहती है। और फिर 2014 में ये स्वीट स्पैरो कम बैक होम कैंपेन शुरू हो गया। जब मैं पहला प्रेजेंटेशन देने के लिए वो टाइम फिक्स करने एक स्कूल में गया था, तब मेरे पास प्रेजेंटेशन भी नहीं था, बस मैं निकल गया था कि मुझे स्पैरोज पे कुछ करना है। तो मुझे प्रेजेंटेशन मिल गया, मैंने बच्चों को बताया, मैंने बोला बेटा एक ऐसा शेल्टर होगा जिसको आप लगा दोगे। इट वॉज नॉट टेस्टेड बाई मी, कुछ नहीं मैंने किया था, एक विश्वास में मैं गया था। और मैं विश्वास पे ही पूरा बच्चों को एक्सप्लेन कर रहा था कि इस तरीके का एक मैं बॉक्स दूंगा, जो शेल्टर होगा वो आप अपने घर में लगाइए, उसमें स्पैरोज आएंगी, बर्ड्स आएंगी, और उसमें उसके अंडे बच्चे गिर के मरना बंद होंगे। अब आप ये समझिए, मैं पूरे विश्वास से बोल रहा था, मैंने ऐसा कुछ टेस्ट नहीं किया था। मैंने अपने आइडिया से, जो मेरा अनुभव था पुराना, उनको देखते हुए बात किया। और मैंने उसमें बच्चों को 200 का एक रेट भी दे दिया कि इतने में ला के दे दूंगा। और ईश्वर का इतना आशीर्वाद कि मेरे सारी बातें सही निकली। मैं उनको उस 200 के विदिन 200 में दे भी पाया। बर्ड्स ने उसको ऑक्यूपाई भी किया, बहुत हाथों हाथ ऑक्यूपाई किया। मतलब मैंने जब BPCL में, भारत पेट्रोलियम डिपो धौती के आगे है, जब वहां पर शेल्टर लगवाए, तो वो जो टेरिटरी मैनेजर थे, उन्होंने मुझसे पूछा इसमें आएंगी? तो जब मैंने पहुंचा दिए और जब लग रहे थे, तो यू वॉन्ट बिलीव कि टेरिटरी मैनेजर खड़े हैं, पहला शेल्टर लग के दूसरा लग रहा है, और पहले शेल्टर में एक पेड़ घुस गया है। अच्छा। वो अंदर से एक ऊपर बैठा है, एक अंदर से झांक रहा है। हाँ। तो ही वाज अमेज्ड कि यार इतनी तेज होता है, और वो लगते जा रहे हैं और उसमें एक एक पेड़ एंट्री मारता चला जा रहा है। तो ये इस तरीके का अनुभव लोगों को मिला। जी। और फिर प्रकृति के प्रति, फिर कहीं ना कहीं, जैसे मैंने बोला, गाय थी, डॉग था, बर्ड्स, फिर कहीं ना कहीं आखिरी में आज से 4, 5, 6 साल पहले मुझे ये फील होना शुरू हुआ कि हर चीज को करने वाला तो पेड़ है। चारा पेड़ दे रहा है किसी भी जानवर के लिए, पंछी के लिए चलिए कुछ 9-10 वैरायटी हैं जो मेरे शेल्टर्स को पसंद कर रही हैं, पर प्रकृति में तो लाखों वैरायटी, हजारों वैरायटी में बर्ड्स हैं। सब तो नहीं आ रही मेरे शेल्टर में, वो कहाँ है? वो तो देखा पेड़ में बैठी हुई। और पेड़ों की स्थिति क्या थी
कि वो कट रहे हैं, पुराने कट रहे हैं। अब पुराने कटने का मतलब है कि उनका तो वो घर भी था, उनका मैटरनिटी सेंटर भी था, और आपने एक मैटरनिटी मतलब एक अस्पताल तोड़ दिया और एक पूरी पूरी कॉलोनी उजाड़ दी। जब आप कहते हैं हमने एक पेड़ काट दिया, तो आपने क्या किया? आपने एक पूरी पूरी कॉलोनी उजाड़ दी, जो आज सीरिया में हो रहा है, जो आज यूक्रेन में हो रहा है कि एक अपार्टमेंट था उसमें 4 बम गिरे आके, आज की डेट में वो खंडेर हो गया। तो वो जो वासी थे वो कहां गए? वो तो बेचारे रिफ्यूजी हो गए। और फिर मुझे समझ में आया कि जितना भी ये प्रकृति का नुकसान हुआ है पूरी दुनिया में, क्या आप यकीन कर पाएंगे कि पिछले मात्र 70 से 80 सालों में हम दुनिया का करीब 75% फॉरेस्ट खत्म कर चुके हैं। अप्रोक्स 75% वी हैव ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड। तो इसका मतलब 75% पर जितना कुछ डिपेंडेंट था, छोटे छोटे कीड़े, चिड़िया, बंदर, ओरंगुटैन, A to Z, वो सब इफेक्ट। और जो उसकी कैनोपी के नीचे बचे रहे थे, सांप भी तो रहता था, जगुआर भी रहता था, लेपर्ड भी रहता था, तो जितना कुछ था सब खत्म हुआ। इस वजह से सन 2015 में हमने पेड़ों पर काम करना शुरू किया, और पेड़ों को, पुरानों को बचाओ और नए लगाओ, क्योंकि जो हमने गैप क्रिएट कर दिया है, अगर हम उसे फुलफिल नहीं करेंगे तो ये दुनिया के अंत का सबब बनेगा। कारण, पिछले 500 साल में इस धरती की आबादी ऐसे मान लीजिए मोटा मोटा 100 करोड़ से 800 करोड़ हो चुकी है, यानी 8 गुनी बढ़ी। इस आबादी ने जब ये बढ़ी तो इसको मकान चाहिए था, मकान जमीन पे बना। जमीन कहां से आई? फॉरेस्ट से ली हमने। खेत चाहिए था, खेत कहां से बना? फॉरेस्ट से लिया हमने। फैक्ट्रीज बनानी है, एयरपोर्ट्स बनाने हैं, रेलवे स्टेशंस बनाने, हमें जो भी करनी, जमीन तो हम एक्सपेंड कर नहीं सकते, इलास्टिक की तरह खींच दिया, वो चिंगम की तरह तो बढ़ती चली जा रही है, वो उतनी है, आबादी बढ़ रही है, रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, तो सफर कौन कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट। तो जो फॉरेस्ट करीब 30 करोड़ साल पहले इस दुनिया में आया था, जिसने हमें पनपने का मौका दिया था, उस 30 करोड़ साल पहले जो फॉरेस्ट आया था, वो आज आपके सामने 75% खत्म हो गया। मात्र 30 करोड़ साल पहले आया था, 100 साल में आपने 75% खत्म कर दिया अपने विकास के नाम पर। अब आप देखिए कि हमारे पास क्या बचा है, और हम कितने बड़े खतरे में बैठ गए। और हम वो कबूतर हैं जो बिल्ली बिल्कुल पास आ चुकी है, लेकिन अपने स्वार्थ का दाना चुगने में लगे हुए हैं। गौरव जी, जैसे अभी आपने बताया कि आपके प्रति, आपका नेचर के प्रति जो प्यार है, उसके चलते आपने कितने सारे अलग अलग काम किए, जैसे कि गौरैया बचाओ अभियान से लेके ट्रीज प्लांटेशन के पूरे जो आपका रहा सारी चीज़ें वहाँ तक। मैं एक एक करके दोनों बातों पे आना चाहूँगा, क्योंकि मुझे दोनों में सच में काफ़ी इंटरेस्ट है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि गौरैया बचाओ अभियान, या फिर कहें कि स्वीट स्पैरो कम बैक होम इनिशिएटिव जो आपने चालू किया था, उस इनिशिएटिव का कैसा रिजल्ट रहा, कैसा आउटकम रहा, और कानपुर के नॉर्मल पब्लिक को वो चीज़ कैसे अफेक्ट करी, इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज़ बताइए। देखिए, हुआ ये कि जब भी हम कभी किसी चीज़ को ना प्रोटेक्ट करते हैं, कोई भी है, एक बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप करते क्या है? उसको प्रोटेक्ट करते हैं ना, नर्चर करते हैं उसको। तो ये एक ऐसा विषय था जिसे पहले नेचर खुद से चला रही थी, ठीक है। वैसे ही घर थे, वैसे ही एटमॉस्फेयर था, तो कोई गौरैया बचाओ अभियान की जरूरत नहीं थी। और बल्कि आज से 40-50 साल पहले किसके बचाओ अभियान की जरूरत पड़ रही थी? आज हम इतने सारे डेज मना रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, जो ये आर्टिफिशियल नेचर के लिए जो भी हो रहा है, ये सब आर्टिफिशियल है। नेचर ने करोड़ों सालों में इसको कभी फेस नहीं किया है। ना ये सड़कें सीमेंटेड, ना ये हमारे 4 लेन्स 6 लेन्स, ना ये इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें। तो हुआ क्या कि चूंकि नेचर या बर्ड्स उसी पे पूरी तरह से डिपेंडेंट थी, जब वो चीजें बदलने लगी तो उनका पूरा हैबिटाइट बर्बाद हो गया। ना उन्हें खाने के लिए मिल रहा था, ना उन्हें छिपने के लिए मिल रहा था, ना उन्हें रहने के लिए मिल रहा था। हमने इस प्रॉब्लम को पकड़ा था, और फिर हमने ये प्रॉब्लम जो आइडेंटिफाई करी कि इसमें इनके अंडे और बच्चे ऐसी चीजें हैं जो गिर के मर रहे हैं। बाकी चीजों पे हम नहीं कंट्रोल कर सकते। ना मैं किसी को बिल्डिंग बनाने से रोक सकता हूँ, ना मैं सड़क बनाने से रोक सकता हूँ। विकास के नाम पे लोग पेड़ बर्बाद कर ही देंगे, हम उसे भी नहीं रोक पाएंगे। जितना लड़ सकते हैं, एक सीमित दायरे में लड़ सकते हैं उसको रोकने के लिए, अदरवाइज तो हो ही रहा है ना। तो हमने कुल मिलाकर के ये बात करी कि ना अब हम मोबाइल टावर को रोक सकते हैं जिसके ऊपर ब्लेम लगता है, ना हम डीजल पेट्रोल को जलने से रोक सकते हैं, वो भी एक रीजन है। हम कर क्या सकते हैं? तो लेट्स डू द डूएबल। डू द डूएबल क्या था? इनके अंडे और बच्चे गिर रहे हैं, ये गिर के मर रहे हैं, इनको चलो
मरने से रोकते हैं, इतने उसके को लिए बचाते हैं। क्या उनको बचाते हैं, जी। उतने पे फोकस करते हैं। जी। उसके लिए हमने देखा कि इनको रहने का घर नहीं मिल रहा। पहले घरों में छप्पर होता था, जी। खपरैल होते थे, उसी में घुसे रहते, एक एक घर में 15-15 गौरैया के जोड़े रहते थे। जी। आप अपने कभी बुजुर्गों से पूछिए, जी जी तो वो ये बात बोलेंगे। वो सब खत्म हो गया। वो पंखे के कप में आई तो बेचारी कप वो पंखे से टकरा के कट जी। गई। वो तस्वीर के पीछे लगाए तो लोगों ने कहा मेरा टाइल्स गंदा कर रही है। हम भूल गए कि हमने 2 बकेट जी जी कचरा डेली हम फेंक रहे जी। हैं, उसके तिनके से हमें डर लगने लगा। तो हमने फिर ये एक प्लान किया कि इनको ये शेल्टर हाउसेस बना करके घर के बाहर आप लगा दो जी। और छज्जे के नीचे, बैल्कनी के नीचे इसको लगा दो। जी। ये अपने आप ही आएगी, उसी में रहेगी, बच्चे होंगे और बच्चों को लेके उड़ जाएगी। ये पिंजड़ा नहीं है। सबसे पहले बच्चों को ये समझाया ये पिंजड़ा नहीं है। पिंजड़ा क्या है? केज कर दिया, दरवाजा बंद, अब तू मर के ही बाहर निकलेगा। जी। ये क्या है? ये शेल्टर है। आप अपनी छत आओ, पे आए और जाओ, रहो, जब मन आए तब आओ, जब मन आए तब चले जाओ। उसका फायदा ये हुआ कि बच्चों ने जब उसको लिया और उनके यहाँ जब बर्ड्स आनी शुरू हुई। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया कि वो एक बार हम बीपीसीएल डिपो में लगवा रहे थे। तो डिपो में जब लग रही थी तो जैसे जैसे शेल्टर लग रहा था पेयर उसमें घुसने शुरू हो गए। तो जो वहाँ टेरिटरी मैनेजर थे ही वाज अमेज्ड, यार इतनी तेज काम करता है। जी। मतलब बर्ड्स देख रही हैं और तुरंत उसको एक्सेप्ट कर रही हैं। तो वहां पर करीब 25 हमने लगवाए थे और ऑल फुल। एक दिन में सारे के सारे भर गए। तो क्या है? बर्ड को रहने की जगह नहीं मिल रही थी। ये उसी तरीके से कि हम अपने घर में बड़ा सफोकेटेड फील कर रहे हैं, जैसे ही थोड़ा पावरफुल हुए तुरंत हमने एक मकान खरीदा और हम उसमें शिफ्ट हो गए। तो जैसे ही उसको रहने को मिला वो उसमें शिफ्ट हो गई। उससे फायदा क्या हुआ? एक बार में 3 से 4 उनके अंडे बच्चे होते हैं, वो गिर के बचना शुरू हुए। वो बड़े हुए, उन्होंने ब्रीड किया, तो जो 5 और 10 के झुंड थे वो फिर से 25, 30, 50, 100 तक के हो गए। अभी तक नोटिसेबल चेंज आया। वो एक तरीके की चेन रिएक्शन शुरू हो गई। जो नेचुरल तरीके से देखिए जो मर रहे हैं, मैं अगेन फिर बोल रहा हूं, मैं उसे नहीं रोक सकता था, लेकिन यहां पर क्या हुआ? उसका संख्या बढ़ी, मल्टीप्लाई हुए, वो बच्चों के बच्चे हुए, फिर उनके बच्चे हुए। एक घोंसले में 1 साल में 26 बच्चे निकलने का मेरे यहाँ का रिकॉर्ड है। ओके। 26 बच्चे निकले एक घोंसले से। मैं ये नहीं कह रहा सब में ऐसा होता है, किसी में 10 भी निकलते हैं, किसी में 12 भी निकलते हैं, किसी में 5 भी निकलते हैं, बट 26 बच्चे एक घोंसले से। मतलब एक पेयर आया, 1 महीने रहा, बच्चे बड़े किए, लेके गया, जैसे ही वो गया दूसरा आ गया, उसने अपने बच्चे दिए, वो 1 महीने रहा, लेके निकला, तीसरा आ गया। ये रोटेशन वहां चल रहा था। तो इस तरीके से 26 हुए। तो कुल मिलाकर के अगर मैं बोलूं मेरे अपने हाथों से कितना लगा, तो करीब 8000 नेस्ट। और ये कोई रफ फिगर नहीं बता रहा हूँ, कैलकुलेटेड है बिल्कुल, मैं अंदाजन वाली बात नहीं कर रहा हूँ। तो 8000 तो मेरे हाथ से कम लगे, और जिसमें से 90% कानपुर के अंदर लगे। और इस अभियान से जुड़ करके बहुत सारे लोग आए, जिसमें एक आशुतोष त्रिपाठी है, अजय विश्वकर्मा है, एक नीता धवन मैम है, आरती टंडन मैम है, ऐसे बहुत सारे नाम है जो अभी मैं शायद निकाल के रख भी नहीं पाऊँ आपके सामने, बट ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस अभियान से जुड़े। और आशुतोष त्रिपाठी और अजय विश्वकर्मा, इन्होंने तो मतलब एक तरीके से ये मेरे 2 हाथ बन गए इस कैंपेन में, और इन्होंने बहुत तेजी से इसको कैंपेन को आगे बढ़ाया। और आज अगर ऐसे सारे सपोर्ट की हम बात करते हैं तो कम से कम आज कानपुर शहर में 15,000 नेस्ट पिछले 8 सालों में लग चुका है, जिसके कारण बहुत सारी जगहों पर गौरैया की संख्या जो ना के बराबर थी वो बढ़ी, और वो ठीक ठाक बढ़ गई। तो लोग जो कहते थे विलुप्त हो गई, नहीं दिखती है, वो ये कह रहे हैं कि नहीं ठीक ठाक दिख रही है। तो ये एक उसका फायदा हुआ। अब उसमें क्या हुआ? पहले हम चूंकि शेल्टर चला रहे थे, हम ही बना रहे थे, हम ही बनवाते थे। अब क्या हुआ? वो लोगों को एक डेकोरेटिव चीज भी समझ में आ गई। तो लोगों ने उसको बढ़िया रंग करके अच्छे से बेचने भी लग गए। अब यानी वो उनके लिए एक बेचने का आर्टिकल हो गया है। लेकिन मेरा उसमें फायदा ये है कि गौरैया को कैसे भी मिले घर मिलना चाहिए, घर मिल रहा है, अल्टीमेटली तो घर मिलना चाहिए। थोड़ा सा उन्होंने डिजाइन को चेंज कर दिया, लेकिन ठीक है, कम से कम कुछ तो मिल ही रहा है। तो ये एक सबसे अच्छी चीज हुई जी सर। हाँ, जैसे कि आपने बताया, आज जो आपके नेचर के प्रति प्यार था, आपने गौरैया बचाओ अभियान के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब ट्रीज प्लांटेशन पे आते हैं। तो ट्रीज प्लांटेशन करते टाइम